तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 9th के भौतिकी की यानी कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 गति यानी कि मोशन। ठीक है, मोशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग वीडियो को यदि अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस टॉपिक से कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमने पूरे अच्छी तरह से नोट्स को तैयार किया है और हम आपको ये चैलेंज करते हैं कि ऑन यूट्यूब पर आपको इस प्रकार का नोट्स और इस प्रकार का वीडियो कोई नहीं देगा। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को अंत तक देखिए और इसको अपने कॉपी में सिर्फ नोट कर लीजिएगा। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग वीडियो को यदि अगर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हम आपके लिए ऐसे नोट्स और ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो है गति। ठीक है, गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, विराम और गति में क्या होता है। तो विराम यानी कि रेस्ट। ठीक है, तो समझिएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति यानी कि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ यदि अगर नहीं बदलता है तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग इस व्यक्ति को देख सकते हैं, ये सोया हुआ है। ठीक है, और ये समय के साथ नहीं बदल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, हम विराम में कहेंगे। लेकिन वहीं पर इस व्यक्ति को देखिए, यह समय के साथ आगे बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो गति में कहेंगे। तो गति यानी मोशन का जो परिभाषा हो जाएगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो गति में कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो विराम और गति आप लोग समझ गए होंगे। विराम का मतलब ऐसा यानी कि विराम का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अगर नहीं बदलता है तो उसको हम विराम में कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 मिनट पहले हम कुर्सी पर बैठे थे और यानी कि तीसरा मिनट होते होते हम क्या कर गए, तो टेबल पर चल गए। ठीक है ना, तो यानी कि देखिए, समय के साथ यदि अगर हम बदल रहे हैं तो हम गति में कहलाएंगे। यदि अगर हम मान लीजिए कि 2 मिनट पहले हम कुर्सी पर बैठे थे और 5 मिनट बाद तक अगर हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे तो उस बीच का जो समय था यानी कि 2 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में जो समय था उसमें हम क्या थे, तो कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो उस समय हम क्या थे, तो विराम में थे। जैसे कि अगर कोई कार देख लीजिए, कार यदि अगर मान लीजिए रुका हुआ है तो उसको विराम में कहेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कार अगर चल रहा है तो उसको हम गति में कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, समझिएगा गति के प्रकार। देखिए, गति कई प्रकार के होते हैं, तो समझिएगा। सबसे पहला है आपका रैखिक गति यानी कि लाइनर मोशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो वस्तु होती है ना, सीधी रेखा या वक्र रेखा पर चलती है, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली और पटरी पर चलती हुई ट्रेन। तो समझिए, ये जो है आपका यानी कि रैखिक गति का उदाहरण है। इसे आप लोग याद रखिएगा। आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि बताइए रैखिक गति क्या है, आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए बंदूक से निकली हुई गोली किस गति का उदाहरण है। तो आपको याद रखना होगा कि यह रैखिक गति का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, आपका है वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखिए, इसमें वस्तुएं वृत्ताकार पथ पर चलती है, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जो यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है, ये यानी कि क्या होता है, तो ये वृत्तीय गति होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, आपका अगला नंबर है यहाँ पर कि दोलन गति क्या होता है। ठीक है ना, इसमें जो वस्तु होती है ना, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती रहती है, जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। जो दीवार घड़ी की जो पेंडुलम की गति होती है ना, वो यानी कि क्या होता है, तो वह दोलन गति का उदाहरण है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, आवर्त गति की बात करें हम, तो इसमें जो वस्तु होती है, आवर्त गति की हम बात करें तो इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। ठीक है ना, तो देखिए, जैसे मान लीजिए झूला है, ये आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, तो यानी कि निश्चित अंतराल में दोहराती है, तो इसको क्या कहेंगे, तो आवर्त गति कहेंगे। जैसे आप झूले की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब जो गति है आपके आवर्त गति के उदाहरण है, यानी कि पीरियोडिक मोशन के उदाहरण है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई
कण द्वारा तय की गई दूरी होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ घर से निकले और यानी कि स्कूल तक गए, ठीक है। तो घर से लेकर स्कूल तक जाने में जो हमने लंबाई तय किया है, ठीक है ना, उसी को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, यानी डिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि तय की गई दूरी एक अदिश राशि है। क्या है? एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी का केवल क्या होता है, परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम स्कूल यहाँ से निकले, ठीक है, ऐसे गए ऐसे करके हम मान लीजिए कि स्कूल पर, यहाँ स्कूल है, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। तो देखिए ये जो हमारे द्वारा तय की गई जो लंबाई होती है इसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से हम शुरुआत किए थे और यहाँ स्कूल है, तो दो कणों के बीच, ठीक है ना, दो कणों के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, उसी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो आपका ये विस्थापन हो जाएगा। जो यहाँ पर लाइन देख रहे हैं आप लोग, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर लाइन देख रहे हैं ना, ये यानी कि क्या होता है, तो आपका विस्थापन होता है। और ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। तो आप लोग यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ गए होंगे। तो देखिए क्या होता है, जो दूरी होती है वो यानी कि उसका कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो होता है उसका यानी कि दिशा होता है। तो याद रखिएगा, जो विस्थापन होता है वो सदिश राशि होता है और इसका परिणाम और दिशा दोनों होता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं और किसी वस्तु द्वारा तय की गई दो कणों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। और जो दूरी होता है वो अदिश राशि होता है और जो आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट होता है वो यानी कि सदिश राशि होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए विस्थापन जो होता है ना, वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमको जाना है यहाँ पर और हमारा घर इधर है, हमने ऐसे गया और मान लीजिए हमने यहाँ से शुरुआत की और ऐसे होते हुए यहाँ तक आए, ठीक है। तो देखिए दूरी जो था हमारा वो यानी कि पॉजिटिव होगा, धनात्मक। हमेशा जो दूरी जो होता है वो यानी कि धनात्मक होता है। लेकिन देखिए विस्थापन यानी कि इधर चालू किए थे इधर की ओर, लेकिन हम चले गए किधर, इधर चले गए। तो देखिए विपरीत दिशा में जब हम चले गए तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा ना वो यानी कि माइनस में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस यहाँ की दूरी होगी 2 किलोमीटर होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 किलोमीटर। इसीलिए विस्थापन जो होता है वो आपका ऋणात्मक हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं पथ, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ से चालू किया, इसके बाद यहाँ से दौड़ते हुए गए और यहाँ पर फिर आकर रुक गए, तो यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो यानी कि शून्य हो जाएगा। अब देखिए विस्थापन शून्य क्या हो जाएगा, हमने शुरुआत भी यहाँ से किया था और यहाँ पर ही आकर हम रुक गए, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो शून्य हो जाएगी, इसीलिए इसका जो विस्थापन होगा वो यानी कि शून्य हो जाएगा। तो विस्थापन अब देखिए धनात्मक कब होगा, जैसे मान लीजिए ये दूरी आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से चालू किया और यहाँ तक गया, तो ये बिंदु जो बीच की दूरी होगी ये यानी कि न्यूनतम दूरी है और इसी को विस्थापन कहते हैं। और यहाँ पर जो विस्थापन होगा ये यानी कि धनात्मक होगा, ठीक है। तो आप लोग यानी कि विस्थापन के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए विस्थापन का जो एसआई मात्रक होता है ना वो यानी कि मीटर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दूरी का एसआई मात्रक भी मीटर ही होता है, ठीक है। अब देखिए अदिश राशि, ठीक है। तो देखिए जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहेंगे, अदिश राशि। जिस राशि में केवल क्या हो, परिणाम हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो अदिश राशि कहेंगे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, ये सब क्या है, अदिश राशि है। और सदिश राशि की बात करें हम तो देखिए जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है ना, तो उस राशि को हम लोग क्या कहेंगे, तो सदिश राशि कहेंगे। जैसे बल, त्वरण, वेग, विस्थापन, ये सब क्या है, तो आपका सदिश राशि है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए औसत चाल क्या होता है, तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को ही उस वस्तु का औसत चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक चले, कभी हम स्पीड में चले, कभी थोड़ा स्लो चले, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, ठीक है ना, दूरी में जो हमको तय करने में समय लगा है, उससे यदि अगर हम भाग दे देते हैं तो वो हमारा क्या निकल जाता है, तो औसत चाल निकल जाता है। ठीक है, तो यही है यहाँ पर लिखा हुआ, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का क्या कहते हैं, तो औसत चाल कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। औसत चाल बराबर देखिए यहाँ पर सूत्र भी लिखा हुआ है कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। ठीक है, अब देखिए चाल क्या होता है, स्पीड किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, ठीक है ना, एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का चाल कहते हैं। ठीक है, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं, याद रखिएगा। चाल का एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है, जिसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है एक समान चाल क्या होता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो कहा जाता है कि वह एक समान चाल में चल रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ तक चलना प्रारंभ किया। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक भी यानी कि 2 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तय करने में हमको 2 मिनट लगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी तय करने में हमको 2 मिनट लगा। तो देखिए हमने बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय किया है, तो ठीक है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, एक समान चाल कहेंगे। और देखिए यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय करे ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो असमान चाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर जो ग्राफ देख रहे हैं, ये एक समान चाल का यानी कि क्या है, ग्राफ है, और यहाँ पर जो ग्राफ देख रहे हैं यह असमान चाल का ग्राफ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए वेग की अगर हम बात करें, यानी वेलोसिटी की अगर हम बात करें, किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन होता है। यानी कि आप विस्थापन को यदि अगर आप समय से भाग दीजिएगा तो जो आपका यानी कि भागफल निकलेगा वही यानी कि वेग कहलाता है। वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है, और वेग क्या है, एक सदिश राशि है। यानी कि यानी कि विस्थापन में यदि अगर आप समय से भाग दीजिएगा तो आपका यानी कि वेग निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेग बराबर लिखा गया भी है, यानी विस्थापन बटे समय। इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे v बराबर क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी, और d बराबर डिस्प्लेसमेंट, और t बराबर टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको समझिएगा। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसकी दिशा भी होती है, यानी कि जो त्वरण होती है ना, इसका दिशा भी होता है, और त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। यदि त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो मंदन या अत्वरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एक समान त्वरण क्या होता है, तो जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों ना हो, बराबर परिवर्तन होता है, तो उसका त्वरण एक समान या अचर त्वरण कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन ना हो, तो उसका जो त्वरण होगा वह असमान या चर त्वरण कहलाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं, जो आपका ग्राफ है ना, ये आपका एक समान त्वरण का ग्राफ है, और यहाँ पर जो ग्राफ है ये असमान त्वरण का ग्राफ है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद का जो आपका नोट्स है इसमें यानी कि फॉर्मूला वाला है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला वाला को हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम 5 प्रकार के फॉर्मूला को कवर करेंगे। यदि अगर इस वीडियो में आप लोग कमेंट करके अगर हमको बताइएगा कि फॉर्मूला को सिद्ध करके बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना पार्ट 2, उसमें हम आपको यानी कि 5 फार्मूला को सिद्ध करके बताएंगे कि 5 फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बाय।